हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो ये वर्ड है, इसको अगर हम तोड़ेंगे दो हिस्सों में तो बायो का मीन्स है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब है जो विभिन्नताएं हैं जो पाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। सपोज़ कि कोई एक ऐसे एरिया है, यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है, लॉयन है, चीता है, स्नैक्स है, बहुत तरह के क्या हैं एनिमल्स हैं, और उसी तरह के यहाँ पे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है, अलग अलग प्लांट्स के उनके अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ठीक है। तो जो इतने वैरायटीज़ के जो मिल रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया गया वहाँ पर, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स for all sources including terrestrial, marine and other aquatic system and the ecological complexes of which they are part। ठीक है, जितना इकोलॉजी में, ठीक है, या इकोसिस्टम हम लोग जानते हैं ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम मीन्स वहाँ पे जो भी लिविंग बींग्स रहते हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है उस तरह का हम क्या बोलते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ज़मीन पे है तो टेरेस्ट्रियल, और पानी में है तो मैरीन, ठीक है, और ओशियन सी में है और फ्रेश वाटर ऐसे हो गए तो हम एक्वेटिक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जितने भी आ गए लिविंग ऑर्गेनिज़म, ठीक है, तो उनको हम क्या, उसका जो हिस्सा है जो उनमें अलग अलग तरह की जो विभिन्नताएं पाई जा रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ये थोड़ी डेफिनेशन आपको टफ लगेगी, अगर दूसरे शब्दों में जाने तो बायोडाइवर्सिटी कवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स themselves, the way they interact with each other and the way they interact with the natural environment in which they live, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या कवर करता है, जितने प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होंगे, ठीक है, खुद में, और उसके बाद क्या है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और वो नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ भी कैसे उनका इंटरेक्शन होता है जहाँ वो रह रहे होते हैं, ठीक है। तो यही हो गई बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये हो गया कि वो जो स्पेस था जहाँ अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे, जब वो ख़त्म होने लगे तो क्या हो गई, बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ ऑकरिंग ऑन 2 लेवल्स, ये 2 लेवल्स पे हो रहा है, ठीक है। पहला कौन सा है, प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। तो यहाँ पर क्या है कि जो पहले आज तक जैसा नहीं हुआ था उस रफ्तार से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। पहली चीज़ तो इस लेवल पे हो रहा है। दूसरा, इंटायर इकोसिस्टम इन कोस्टल मैरीन एरियाज़, कोस्टल यानी समुद्र के बगल का जो एरिया होता है उनके आसपास का, मैरीन एरियाज़ जो होते हैं, इनलैंड वाटरशेड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई लैंड होते हैं। ड्राई लैंड में क्या आ गया, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, सवाना, ये क्या हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, are being destroyed by पॉल्यूशन, लैंड कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है 2 लेवल पे ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का जो 3rd ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक था, ठीक है, अगर वहाँ पर अगर उसको हम लोग देखें तो इस रिपोर्ट में क्या कहता है, द रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज़ नॉट बीन रिड्यूस्ड बिकॉज द 5 प्रिंसिपल रीजन प्रेशर्स ऑन बायोडाइवर्सिटी आर परसिस्टेंट इवन इंटेंसिफाइंग। तो पहले तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है क्या। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक क्या है कि जो
ये कन्वेंशन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यही इसको पब्लिश करते हैं, और ये एक पीरियोडिक रिपोर्ट होता है जो कि क्या समराइज़ करता है कि बायोडाइवर्सिटी के स्टेटस और ट्रेंड्स को, और बताता है कि उसमें और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो मिला जुला के ये क्या है, एक रिपोर्ट है। तो जो थर्ड रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया कि मेन 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और वो अभी भी है, और है ही नहीं बल्कि और वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहला रीज़न है हैबिटाट लॉस एंड डिग्रेडेशन, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, थर्ड है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लोड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, फोर्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसस्टेनेबल यूज़, और उसके बाद लास्ट है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़। देखिए हैबिटाट लॉस और डिग्रेडेशन का मतलब तो यही हो गया कि मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट का एरिया है और वहाँ पे कोई डैम बनने लगा, तो उस फॉरेस्ट को काट के ही तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, डैम या कोई भी इंडस्ट्री बनाई जाती है। तो वहाँ पे जो भी प्लांट की स्पीसीज़ रह रही थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो हैबिटाट लॉस हो गया उनका जो रहने का जगह था। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी मान लीजिए कि क्या होता था, बरसात होती थी और फिर सूरज की रोशनी पड़ती थी, फिर नमी होती थी, इस तरह से जो एक साइकिल था वो भी डिस्टर्ब हो गया जब यहाँ हैबिटाट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लोड, अब क्या हो रहा है कि खेतों में क्या किया जा रहा है, जैसे अगर पंजाब हरियाणा में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार बढ़ाने के लिए क्रॉप्स को फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो उससे भी फर्टिलिटी रेट बेकार हो रही है, जिससे कि प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाते हैं। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है। कोई भी चीज़ जो है वो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट से जो लकड़ियाँ ले आ रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अनसस्टेनेबल, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आगे की पीढ़ी को कुछ बचेगा यूज़ करने को कि नहीं, ठीक है। बस अपने लिए कर रहे हैं, फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़, कोई स्पीसीज़ बाहर से आ गई, ठीक है, और वो डिस्टर्ब कर दी उस लोकेशन को, तो इससे भी हैबिटाट जो है या वो जगह जो है बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। वो उस जो बाहर से आई है वो वहाँ की स्पीसीज़ को ग्रो ना करने दे, ठीक है। तो ये जो थे मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो लॉस है, ये न्यूमरस इसके रीजंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। पहला जान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड इररिप्लेसेबल इन्वायरमेंट सर्विस। तो अगर एक बार इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ अगर वो जाती है, डिस्टर्ब होती है, तो वो इररिप्लेसेबल क्या है, चेंज है, फिर उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना। दूसरा क्या है, अच्छा इसके आगे भी, अपॉन विच ह्यूमैनिटी इज़ क्रिटिकली डिपेंडेंट, जिसके ऊपर क्या है, हम ह्यूमंस क्या है, डिपेंडेंट हैं, जैसे सच एज कीपिंग सॉइल फर्टाइल, एब्जॉर्बिंग पॉल्यूशन, ब्रेकिंग डाउन वेस्ट एंड पॉलिनेटिंग क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ थ्रू फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स। तो हमको क्या मिलता है, जो मेडिसिन्स भी बनती हैं वो भी तो प्लांट से ही बनती हैं ना, या एनिमल से भी के कुछ एंजाइम्स निकाल के भी बनती हैं। तो जब यही लॉस होने लगेगा तो हमें दवा कैसे मिलेगी खाने को। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारे लिए बहुत मायने देता है, नहीं होना चाहिए, बचाना है। उसके बाद अगला क्या दिखा रहा है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी ऑफर्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए जब बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो जो उसका अच्छा ट्रेट होता है हम उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है, ग्रो कराते हैं, तो हमको एक अच्छी वैरायटी मिलती है, और इस तरीके से जो है जेनेटिक रिसोर्सेज हमें फूड और एग्रीकल्चर के लिए मिलता रहता है। लेकिन अगर अच्छी वैरायटी वाली जो प्लांट था, एनिमल था, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हम आगे कैसे, हमें वो मिलेगा, ठीक है।
तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या ऑफ़र करता है? जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। और उसके बाद अगर ये देखें तो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक जो 2011 में आया था, वन में आया था, उसमें क्या कहा गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देती है? गुड्स देती है, सर्विसेज देती है, जिससे कि धरती पर संभव है जीवन, और ये ह्यूमन सोसाइटी को क्या करती है? संतुष्ट भी करती है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी फॉर इथिकल और स्पिरिचुअल रीजन्स के लिए। जॉन मोयर ने क्या बोला था कि एवरीबडी नीड्स ब्यूटी एज वेल एज ब्रेड, places to play in and pray in, where nature may heal and give strength to body and soul alike। तो हर किसी को क्या है? सुंदरता की भी पड़ी होती है, और ब्रेड भी चाहिए होता है, खाने को भी चाहिए, अपने स्किन पे भी लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कि कोई डिज़ीज़ हो तो ख़त्म हो जाए। और कहीं ना कहीं से ये प्रकृति हमें क्या देती है? बॉडी और सोल को क्या होती है? एक स्ट्रेंथ भी देती है। ठीक है, हम वहीं पर क्या करते हैं? रहते हैं, शिकार करते हैं, मिला जुला के कहीं ना कहीं हम उस पर निर्भर हैं। तो यही क्या है? बायोडाइवर्सिटी फॉर इथिकल एंड स्पिरिचुअल रीजन्स। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है, जिसके वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाना। और उसके बाद अगर ये देखें कि डिफरेंट पार्ट्स अगर वर्ल्ड के देखें, तो यहाँ पे जो है स्पीसीज़ क्या कर रही हैं? अलग अलग उनको खतरा है। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखिए डार्क ग्रीन में क्या है? लीस्ट कंसर्न। ठीक है, जो लीस्ट कंसर्न है, जिनका भी चिंता करने का उतना ज़रूरत नहीं है स्पीसीज़ का, उनका कितना प्रतिशत है? 40, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आएगा? 19 है। ठीक है, 19 कौन सा हो गया? वो हो गया नियर थ्रेटेंड है। और उसके बाद 19 के बाद कौन सा होगा? 14 हो गया, जिनका डाटा ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है इंडेंजर्ड है, और उसके बाद है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो भी दिया हुआ है 2%। ठीक है, तो ये एक आप बना लीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीसीज़ का, कि कौन किसका कैसे सीक्वेंस है। ठीक है, और एक चीज़ और है इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को देखती है। तो वो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1992 में हुई थी। ठीक है, रियो अर्थ समिट में। तो ये क्या हुई थी? इनका काम होता है कि बायोडाइवर्सिटी को मतलब प्रोटेक्शन के लिए देखना, सारे देश के जितने भी लोग हैं पूरे दुनिया में, तो ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, और रिपोर्ट में पता चलता है कि कहाँ कितनी कमी रह सकती है। इसका 3 ऑब्जेक्टिव है, और वो है the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources। और इनके 3 मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है, तो इन मैकेनिज़म्स में क्या है कि नेशनल रिपोर्टिंग जैसे वो बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, और फाइनेंशियल एक हेल्प मिले डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, टेक्निकल और साइंटिफिक सपोर्ट मिले। इस तरीके से CBD, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन का मतलब ही होता है सम्मेलन। ठीक है, तो इसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगी तब, और बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा। बस इतना आज भर जान लीजिए कि ये जो CBD है क्या है? इज़ नॉट एन एक्शन प्लान बट रेदर अ कमिटमेंट डिवाइस। ये कोई एक्शन प्लान नहीं बनाती है, ये क्या बस मतलब हर देश के लोग कहते हैं कि हाँ मुझे इतना सुधार करना है, उतना सुधार करना है, इस तरह से। ठीक है, बाकी हर कंट्री अपने लेवल पे सुधार करेगी। ठीक है, कि उन्हें किस तरीके से अपने देश में बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाना है। और देखा गया है कि 2050 तक एक टारगेट बनाया गया है, जिसमें 2020 तक का भी देखा गया था। इसको फॉलो करते हुए 2050 तक का बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, ग्लोबल आउटलुक करके जो थी, वो 2015 में एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद शायद नहीं आई है। ठीक है,
तो ये था बायोडाइवर्सिटी लॉस। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है जानने को, जो मेजर जो बातें थी मैंने बता दिया। अगर कुछ नया होगा तो मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। तब इस वीडियो को सुनने का पूरा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।